देखो बच्चों, कल आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं वो आपने पढ़ा हुआ है। कल आपने ये पढ़ा कि जैसे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, जैसे दो प्लेटें हैं, ठीक है, तो इसकी धारिता आपने निकाली। इस प्लेट को अगर हम ये धनावेशित हो, दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो, और ये आपने देखा होगा कि इसको इस तरह से ये वायर कनेक्ट रहता है, दूसरे वायर को ग्राउंडिंग करते हैं। ये समायोजन ही आपका संधारित्र कहलाता है। और चूंकि दोनों समांतर प्लेटें हैं तो इसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसके लिए आपने इसकी धारिता का सूत्र पढ़ा। आपने ये पढ़ा हुआ है कि धारिता C बराबर होता है Q/V। अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए कि इसका जो आवेश घनत्व है सिग्मा, वो है Q/A। Q/A का मतलब कि इस पे प्लस Q आवेश दिया गया है और इसके प्लेट का क्षेत्रफल है A। और जो दूसरा आपका प्लेट है, इस पे आवेश दिया गया है -Q, इसका भी क्षेत्रफल है 1, तो इसका आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है? -σQ/A। ठीक है। फिर आपने इसके पहले के चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि अगर दो प्लेटें हों, दोनों पर अलग अलग तरह का आवेश है, तो आप प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपको निकालना है धारिता। धारिता बराबर किसके होता है? Q/V, यानी कि आवेश बटे विभव। आपको इन प्लेटों के बीच विभव निकालना था। तो विभव निकालने के लिए आप यहाँ पे तो कुछ ऐसा क्लू मिलना चाहिए कि आपको विभव का मान मिले। अगर यहाँ से प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो E का मान आपको पता है कि दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वो होता है σ/ε0। तो अगर आपको V का मान मिल जाए तो आप इसकी धारिता C का मान निकाल लेंगे। इसलिए पहले हम क्या करते हैं? E का मान निकालते हैं। E का मान आपको ये पता है कि दो समांतर प्लेट जिन पे विपरीत प्रकार के आवेश हो, उनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो होती है σ/ε0। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है कि विभव V बराबर होता है E/D, यानी कि अगर दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E हो तो विभव कितना हो जाएगा? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से V का मान हम निकाल लेते हैं। V बराबर है E/D के। E का मान रख देते हैं σ/ε0 ठीक है। अब सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा के स्थान पे आप लिख सकते हो Q/A। तो यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो Q/A ε0 D। यही V का मान यहाँ पे रख दीजिए तो आपको धारिता C बराबर मिल जाती है Q/V। V के स्थान पे ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, Q/QT/A ε0। Q से Q कैंसिल, आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस Q A ε0 ऊपर चला जाएगा A ε0/D। इसी में आगे है कि अगर ये प्लेट के परावैद्युतांक के माध्यम में रखी जाए, ये तो निर्वात के लिए था, अगर ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तो क्या हो जाएगा?
तब आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट। तो विभव V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। तो यहां से E के स्थान पे E का मान और D के स्थान पे D का मान, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा के स्थान पे Q बाई ए, तो ये हो जाएगा Q बाई के ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तब जो धारिता का सूत्र आपको मिलेगा, इसको अगर हम मान लें C डैश, तो ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू Q बाई V। अब विभव कितना है, तो ये आपका हो जाएगा Q बाई Q D बाई के ए इप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q से Q कैंसिल, आपको मिल जाएगा C नॉट इज इक्वल टू के ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है। अब ये जो कंफ्यूजन निकला, अगर आप यहां से देखें दोनों में, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि K परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पे धारिता K गुना बढ़ जाती है। जैसे अगर आप इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करें, A इप्सिलॉन नॉट के स्थान पे आप C लिख सकते हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा, C डैश इज इक्वल टू के सी, यानी कि K परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर धारिता K गुना बढ़ गई। यानी जो निर्वात में धारिता थी उस चालक की, वो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर K गुना बढ़ गई। ठीक है। तो अगर ये K गुना बढ़ गई, यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या है और परावैद्युत पदार्थ कार्य कैसे करता है। समांतर प्लेटों के बीच में रखने पर वो धारिता को बढ़ाता कैसे है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम ये कहते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। यानी कि उसमें जो धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश की मात्रा के बराबर है। और अगर वो न्यूक्लियस से आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिजिडली बाउंड है, दृढ़ता से बंधा हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है। तो जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है, इसीलिए उससे होकर के वैद्युत का प्रवाह सुगमता से नहीं होता। वास्तव में होता क्या है कि जैसे हमने कोई समांतर प्लेट संधारित्र लिया, मान लीजिए कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है। प्लेट की ये सिरा इसका धनावेशित है और दूसरा प्लेट का ये ऋणावेशित है। आपने इसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी भर दी, इस पे प्लस क्यू आवेश था और इस पे माइनस क्यू। अब देखिए, जैसे हमारा उद्देश्य ये जानना कि परावैद्युत कैसे कार्य करता है, यानी कि परावैद्युत पट्टी भरने पर धारिता बढ़ कैसे जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है। आपने इसमें क्या किया, आप एक K परावैद्युतांक की पट्टी ले आकर के बीच में रख दिए। जो परावैद्युत पट्टी आपने भरी, इसका परावैद्युतांक है K। वास्तव में होता क्या है कि जो ये आपका पहले से ये संधारित्र की प्लेट है, इसके कारण तो एक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है E,
विद्युत क्षेत्र कितना है E, इसको भी हमने आपको पहले ही बताया, इसका मान कितना है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। जब आप पट्टी रख दोगे तो इस पट्टी पे प्रेरणिक प्रभाव पड़ेगा, प्रेरण के कारण, यहाँ पे प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा बेटा, इसके समीप की जो प्लेट होगी, क्योंकि इधर कौन सा आवेश है, धनावेश है, तो वास्तव में जो आपका ये परावैद्युत पट्टी है, परावैद्युत पट्टी में तो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम इससे मिलकर बना है, तो एटम है। तो जो जब तक आपने इसको ऐसे सामान्य स्थिति में रखा हुआ है तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से क्लोजली सुपर इम्पोज्ड किए हुए हैं, है ना। यानी या आप ऐसे कह सकते हो वो एक दूसरे से बहुत दृढ़ता से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो इस पे प्रेरणिक प्रभाव पड़ेगा और वैद्युत क्षेत्र के कारण भी उस पे एक बल लगेगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल है तो उसमें धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, तो जो वैद्युत क्षेत्र आप लगाओगे तो ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत और धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो परिणाम क्या होगा कि जैसे ये वैद्युत क्षेत्र लगाया आपने तो इसमें जो धन आवेश ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, तो ऋण आवेश इस दिशा में प्रेरित हो जाता है और धन आवेश, देखिए प्रत्येक मॉलिक्यूल ऐसे बॉन्डिंग करेगा कि ऋण आवेश इसके जो धन आवेश हो वो ऋण आवेश की प्लेट के समीप, यहाँ से जो ऋण आवेश होगा वो धन आवेश की प्लेट के समीप और जो ऋण प्लेट है उसके समीप कौन आएगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो होता ये है कि जो आपकी परावैद्युत पट्टी है, परावैद्युत पट्टी पे इस सिरे पर जो धन प्लेट के समीप है उस पे ऋण आवेश आ जाता है और जो ऋण आवेशित पट्टी है, ऋण आवेशित आपका प्लेट है, उसके समीप कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश। तो जो बीच में परावैद्युत पट्टी भरी गई है, इस परावैद्युत पट्टी में भी ये वाली पट्टी जो आपकी है इसमें भी एक वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, धन आवेश से ऋण आवेश। यानी कि जो पहले वैद्युत क्षेत्र था इस दिशा में, ये तो समांतर प्लेट संयुक्त प्लेटों के कारण था और जो इसके कारण एक आवेश उत्पन्न हुआ, अगर हम इसको कह दें ई डैश, तो अब इनकी प्लेट, यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। अगर इस बिंदु पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में इन आवेशों के कारण है और इसके कारण इस दिशा में हो गया, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हुआ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान ये हो जाएगा E माइनस ई डैश। अच्छा ये ठीक है, जिसका परिणाम ये होता है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। समांतर प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने पर क्या हुआ, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और तीव्रता कम होने से आपने पढ़ा हुआ है V = E × D। जब परिणामी तीव्रता कम हो गई तो विभव भी क्या हो गया, कम हो गया। विभव कम हो जाने से धारिता C बराबर होता है Q/V। जब प्लेटों के बीच का विभव कम हो गया तो विभव कम होने से हम उस पर और अधिक आवेश की मात्रा संचय कर सकते हैं। यही कारण है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर प्लेट की धारिता बढ़ जाती है।
या आप कम शब्दों में ऐसे दिमाग में रखे रहिए कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होने से विभव कम हो जाता है, जिससे कि धारिता का मान बढ़ जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि चालक प्लेटों के बीच जो समांतर प्लेट संधारित्र है, उनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ आपको एक और शब्द मिलेगा, भंजक सामर्थ्य। जो आपकी परावैद्युत पट्टी है, अगर आप परावैद्युत पट्टी के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं, तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे प्लेटों के बीच, यही प्लेट है आपकी, ये आपका परावैद्युत पट्टी है, इस पे आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये सीधा धनावेशित, ये ऋणावेशित हो गया, इस तरह से ये ऋणावेशित, ये धनावेशित। ठीक है, लेकिन अगर आप वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश या धन आवेश हैं, वो इतने, उस पर इतना बल लगता है, या आप साइंस के लैंग्वेज में ऐसे समझिए, उस पर इतना स्ट्रेच होगा, इतना तनाव होगा कि जो ये आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, इन पे इतना बल लगने लगता है कि ये टूट जाते हैं। और जो आपकी ये पट्टी है, ये चालक प्लेट की तरह व्यवहार करने लगती है। तो जितना ये सहन कर सके, जो आपका ये परावैद्युत पदार्थ है, जितना वैद्युत क्षेत्र यह सहन कर सके, ये इसका भंजक सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है बेटा, अब किताबों में आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य शब्द का क्या अर्थ है कि जो आपका अचालक पदार्थ है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, आप उस पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते जाओ, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाओगे, है ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा। सहन करने का मतलब कि जो प्लेट, जो यहाँ पे आपका परावैद्युत पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इन पे इतना बल लगेगा कि ये स्ट्रेच हो करके, इतना तनाव बल लगेगा कि ये टूट जाएंगे, जो बांड बने हुए हैं ये टूट जाएंगे, और जो आपका अचालक प्लेट है वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो जितना ये वैद्युत सहन कर सके, वो इसका कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। और जितने विभवांतर पर यह घटना घटित हो, उसको कहते हैं भंजक विभवांतर। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसका धन सिरा है, ये इसका ऋण सिरा है, प्लेटों के बीच की दूरी है d, इसके बीच में K परावैद्युतांक की एक पट्टी भरी जाए, जिसकी मोटाई कितनी हो, t। ये सिरा आप इधर से ग्राउंडिंग कर दीजिए। ठीक है, प्लेट का इस पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और इस पे है माइनस सिग्मा। इसका क्षेत्रफल है a, इस पे आवेश है प्लस q, इसका भी क्षेत्रफल है a और आवेश है माइनस q।
ठीक है। अब अगर यहां से आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो परावैद्युत पट्टी है वो आंशिक रूप से भरी हुई है, अगर ये परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से भरी हुई है तो इसके प्लेटों के बीच में दो क्षेत्र हुए। एक तो वो क्षेत्र है जहां पे निर्वात है और दूसरा वो क्षेत्र है जहां पे K परावैद्युतांक की पट्टी रखी हुई है। यानी कि अब हम अगर इसको डिराइव करें इसकी धारिता, तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि धारिता का जो सूत्र है वो तो वही है, C = Q/V। यानी कि हमें विभव का मान निकालना है, आवेश Q का मान हमको पता है। विभव का मान कैसे निकालेंगे? अब विभव का मान निकालने के लिए पहले हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थानों पे, पहले निर्वात में यानी कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये पहला हम निकालते हैं निर्वात में, यानी कि जहां पे वायु नहीं है। तो मान लीजिए निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो गई σ/ε0, या हम इसको कह सकते हैं Q/A ε0। और जहां पे ये K परावैद्युतांक की पट्टी भरी गई है वहां पे तीव्रता E2 है, तो चूंकि वहां पे K परावैद्युतांक की पट्टी रखी गई है तो उसकी वहां पे तीव्रता क्या हो जाएगा, σ/K ε0, या हम इसको कह सकते हैं Q/Ka ε0। अब आपको ये पता है कि विभव V किसके बराबर होता है, E × D। तो निर्वात के यहाँ पे E1 के हम कह सकते हैं कि जहाँ पे निर्वात है वहाँ पे विभव का मान कुछ और होगा, और जहाँ पे परावैद्युत पट्टी है वहाँ पे विभव का मान कुछ और होगा। तो जितनी दूरी में ये है, जितने क्षेत्रफल में, तो उसके लिए विभव V1 क्या हो जाएगा, E1 × देखिए अगर ये पूरी मोटाई D है और इसकी थिकनेस है T, तो निर्वात कितने में बचा हुआ है, D - T। यानी कि आपका ये और ये दोनों एरिया मिलके कितना है, D - T। तो V1 क्या हो जाएगा, E1 × D - T। या आप इसी को लिख सकते हो, E1 का मान रख दीजिए Q/A ε0 × D - T। यहां से ऐसे ही V2 का मान क्या हो जाएगा, V2 का मान हो जाएगा E2 × T, क्योंकि इस परावैद्युत पट्टी की थिकनेस कितनी है, T। तो ये आपका हो गया Q/Ka ε0 × T। ठीक है। तो कुल विभव कितना हुआ, कुल विभव V बराबर हो गया V1 + V2। ठीक है। तो V1 + V2 दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका Q/A ε0 D - T प्लस Q/Ka ε0 × T। अब आपको निकालना है धारिता C बराबर है आपका Q/V के। यहाँ से V का मान यहाँ पे ले आकर के रख दीजिए, C बराबर है Q/V। तो Q और V की जगह पे रख दीजिए इसका मान Q/A ε0 D - T प्लस
Q इंटू टी के ए इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q दोनों में से कॉमन ले लीजिए, Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा? T माइनस टी प्लस यहाँ पे बचेगा T बाई के। यहाँ पे Q से Q कैंसिल। अब आपको धारिता मिल जाएगी C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यह आपकी हो जाती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उनके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी भरी जाए। ठीक है। अब इसमें भी हम इसी सूत्र की, इसकी सहायता से सारे सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। जो इसके पहले के दोनों हमने पढ़े हुए हैं वो हम इसी सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि परावैद्युत, हमने पहले आपको यही पढ़ाया था कि बीच में निर्वात, अगर बीच में निर्वात होगा तो के का मान 0 होगा, है ना। तो अगर के का मान यानी कि टी भी नहीं रहेगा और के भी नहीं रहेगा, टी और के 0 कर दीजिए तो सी का मान क्या हो गया? ए इप्सिलॉन नॉट बाई टी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि परावैद्युत पट्टी पूरी भरी जाए। परावैद्युत पट्टी पूरी भरने का मतलब कि डी, टी का मान डी के मान के बराबर हो जाए। इस सूत्र में देखिए, अगर टी का मान डी के मान के बराबर हो जाएगा तो टी के स्थान पे हम डी लिखेंगे, यहाँ पर भी टी के स्थान पर डी लिखेंगे, तो डी माइनस डी 0 और यहाँ डी बाई के ऊपर चला जाएगा। आपको मिल जाएगा के ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। था कि बीच में कोई परावैद्युत पट्टी न भरी हुई हो, निर्वात हो, तो उस स्थिति के लिए टी का मान क्या होगा? 0। ये ना, तो अगर टी का मान 0 हो गया तो ये दोनों टर्म गायब हो गए, तो सी बराबर क्या बचा? ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि T इज इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन क्या है? अगर बीच में पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, बीच में पूरी परावैद्युत पट्टी भर दी जाए, तब क्या हो जाएगा? T का मान D के मान के बराबर हो जाएगा। तब जो सूत्र होगा आप लिखोगे C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट D माइनस डी प्लस डी बाई के। तो D माइनस डी 0, तो D बाई के ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, आपको मिल जाएगा के ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरी भी कंडीशन है कि ये तो आपको बताया गया कि अगर सिर्फ एक ही पट्टी है तब। अगर आपसे प्रश्न ये दिया जाए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में T1, T2 और T3 थिकनेस की 3 पट्टियां भरी जाएं, जिनके परावैद्युतांक हों K1, K2 और K3। तो ये जो आपका सूत्र है, तो हम इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे? मतलब यहाँ पे इसके लिए आपका सूत्र हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अगर 2 हैं तो हम सिर्फ K1 K2 और T1 T2 लेंगे, तो सूत्र में लिखेंगे ए इप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2। अगर परावैद्युत प्लेटों की संख्या और ज्यादा हो जाती है
है ना। जैसे अगर n परावैद्युतांक पट्टी भर दी जाए और सबकी थिकनेस हो T1, T2, T3, तो हम सबको अलग अलग यहाँ से D माइनस T1, T2, T3 n तक, और ये T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3 कहाँ तक ले जाएंगे, टू टिल n। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा है वो आपने पढ़ा हुआ है, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व के बाद आपको पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो शेष बातें अगले क्लास में।